ठीक है। एंथैल्पी लिखवा दिया था कि डेल एच इक्वस टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी होता है। उसमें अगर आपका डेल्टा एन जी प्लस है तो डेल एच बड़ा होता है, डेल्टा एन जी अगर माइनस है तो डेल यू बड़ा होगा, और अगर आपका डेल्टा एन जी जीरो है तो आपका डेल एच और डेल यू आपस में बराबर होंगे। ठीक, जैसा वहाँ पे वो के पी के सी के लिए भी आता है कि डेल्टा एन प्लस है तो के पी ग्रेटर देन के सी, माइनस है तो के सी ग्रेटर देन के पी, और अगर जीरो है तो के पी इक्वल्स टू के सी। डिफरेंस पूछेगा आपसे, जैसे हमारा रेशियो पूछता है तो के पी बाई के सी का रेशियो निकालना हो तो फिर वो डेल्टा एन के डायरेक्टली है, और के सी बाई के पी का रेशियो निकालना है तो फिर वो डेल्टा एन के इन्वर्सली है। तो यहाँ भी ऐसी ही बात है, डिफरेंस निकालना है किसका, एंथैल्पी का और इंटरनल एनर्जी का, तो डायरेक्टली किसके साथ, डेल्टा एन जी के साथ। और अब डिफरेंस निकालना है किसका, इंटरनल का और किसका, एंथैल्पी का, तो वो इन्वर्सली किसके साथ, डेल्टा एन जी के साथ। ठीक, दूसरा जैसा वहाँ आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी रिएक्शन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस उसके के की पावर में लिखना पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसा ही आएगा कि अगर आप किसी नंबर को किसी रिएक्शन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसी नंबर का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, उसकी एंथैल्पी में आपको करना पड़ेगा। वहाँ आपने पढ़ा था अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसके के का 1/k हो जाता है। तो यहाँ डेल्टा एच का 1/डेल्टा एच तो नहीं होगा, लेकिन प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात वहाँ एक पढ़ा था आपने, अगर आप मोर देन वन रिएक्शंस को आपस में प्लस करके कोई नेट रिएक्शन बना रहे हैं तो उस नेट वाली का जो के आएगा वो ऊपर वाली सभी रिएक्शंस के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो यहाँ थोड़ा आसान रूल है उसमें कि मल्टीप्लाई करने पे वहाँ पे प्लस करने पे वहाँ पे क्या होता था, मल्टीप्लाई। तो यहाँ प्लस करने पे आपको क्या करना है, प्लस ही आपको करना होगा। तो इतने दो चार रूल हैं। इससे वापस वही जैसे वहाँ आपने रिएक्शन बनाई थी तो यहाँ भी ऐसी आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। डाटा आपको कुछ भी दिया हो सकता है। दूसरी बात, पढ़ अपन केवल डेल्टा एच के लिए रहे, लेकिन आप ये सारे रूल जो हैं वो डेल्टा एच में भी लगा सकते हैं। आप यही रूल सारे डेल्टा यू के लिए भी लगा सकते हैं। आप यही सारे रूल डेल्टा एस के लिए भी लगा पाएंगे आगे जाके, और यही सारे रूल आप डेल्टा जी के लिए भी लगा सकते हैं। कि अगर आपको तीन रिएक्शंस का डेल्टा जी दिया हुआ और किसका निकालना है, चौथी वाली का, तो वही आपको सोचना है किसको रिवर्स करे, किसको मल्टीप्लाई करे, किसका क्या करे। तो मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स करने पर साइन चेंज करना है, और प्लस करने पर प्लस करना है। ठीक है, तो हिंट डालेंगे आप। एक साइंटिस्ट था हेस, बोला उसने यही था कि डिपेंड नहीं करता किस पे, नंबर ऑफ स्टेप्स से किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पे और किस पे, फाइनल पे। पर अपने को तो 4-5 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला लिखें आप ऐसा, HESS हैज लो। ठीक, जैसे मान लो रिएक्शन है आपकी ए, उससे क्या बना बी। तो अगर इसका डेल्टा एच है माइनस ऑफ एक्स किलो जूल, तो अगर मैं नई रिएक्शन बनाऊँ कौन सी वाली, एन ऑफ ए, और उससे क्या बनेगा एन बी। तो इसका जो डेल्टा एच आएगा वो आएगा माइनस ऑफ एन टाइम ऑफ एक्स किलो जूल। ऐसा आपने के में पढ़ा होगा कि इसका के अगर के है तो इस नीचे वाली का के क्या होता है, के की पावर है। तो पहला पॉइंट लिखें, इफ अ केमिकल रिएक्शन, इफ अ केमिकल रिएक्शन, if a chemical reaction are multiplied by any number n, if chemical reaction are multiplied by any number n, if chemical reaction are multiplied by any number n, then enthalpy are also multiplied by, then enthalpy are also multiplied by same number, then enthalpy are also multiplied by same number। ठीक, और ये लिख लेंगे एग्जांपल। ठीक है, थोड़ा सा के को भी साथ में रिवाइज करवाता हूँ चल रहा हूँ कि के में क्या होता है। तो के में एन के नहीं होता है, के में के की पावर एन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये पहला सिंपल सा रूल है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कहाँ कर दें, उसकी एंथैल्पी में। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है कि मान लो अगर आपको कभी की रिक्वायरमेंट पड़ी किसी रिएक्शन को रिवर्स करने की, तो वहाँ अगर आप रिवर्स करते थे तो वहाँ के को आप 1/k में लिखते थे। यहाँ आपको डेल्टा एच को 1/डेल्टा एच नहीं लिखना है, यहाँ पे बस क्या करना है आपको, उसका साइन चेंज करना है। तो जैसे मान लो वही वाली रिएक्शन कि फिर वही बात कर रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट, ये जैसे रिएक्शन है अपनी ए से बी और इसका डेल्टा एच कितना था
माइनस ऑफ एक्स किलो जूल। तो आपसे कोई पूछे कि रिएक्शन B2A का डेल्टा एच कितना होगा, तो B2A का डेल्टा एच माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एक्स किलो जूल। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि इसका के अगर के होता था तो इस नई वाली का जो के होगा वो उसके 1/k। दूसरा पॉइंट, इफ रिएक्शन आर रिवर्स, दूसरा पॉइंट, इफ रिएक्शन आर रिवर्स, इफ रिएक्शन आर रिवर्स then sign of enthalpy, then sign of enthalpy are changed, then sign of enthalpy are changed। ठीक। और आइसोथर्मल के लिए ना डेल्टा एच भी जीरो होता है, लेकिन केवल किसके लिए जीरो होता है, आइडियल गैस के लिए या रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए है ना, वो थोड़ा याद रखेंगे। सारी चीज़ें केवल किसके लिए हो, आइडियल गैस के लिए है, बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। और जैसे वहाँ वो 3/2 RT होता है, तो वैसे अगर आप 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो उसका 5/2 RT आएगा। कैसा आया होगा, डेल्टा एच इक्वस टू डेल यू प्लस डेल NgRT। तो अगर आप 1 मोल गैस ले लें तो वो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो डेल्टा E का वैल्यू कितना था उसका 2/3 RT। और ये प्लस में 1 और करेंगे तो कितना सा प्लस करके आता है। कभी आपको रेयर क्वेश्चन दिखे वाली बात है, ज़्यादा नहीं है, बाकी फिजिक्स में आप लिखेंगे डेल्टा U का वैल्यू। तो ठीक, ये हो गया। दूसरा जो ज़्यादा काम का आपने लिए कि अगर आप एक साथ रिएक्शन प्लस करते हैं तो आपको फिर उनके डेल्टा एच को भी आपस में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट, इफ मोर देन 1 रिएक्शंस आर एडेड टू ईच अदर, if more than 1 reactions are added to each other, if more than 1 reactions are added to each other, are added to each other, then enthalpy are also added, then enthalpy are also added। ठीक, तो आप उनकी एंथैल्पी को भी जोड़ देना। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये A से B है, ठीक है, और ये C से D है। इन दोनों का डेल्टा एच आपको दे रखा है कि इसका डेल्टा एच है माइनस ऑफ एक्स, इसका डेल्टा एच है प्लस ऑफ वाई। ठीक है, वो तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, एक एक्सो हो सकती है और एक एंडो हो सकती है। जैसे अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो रिएक्शन क्या बनेगी, वो A प्लस सी और यहाँ क्या बनेगा B प्लस टी। तो इसका जो नेट डेल्टा एच आएगा वो आएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। और इक्विलिब्रियम में क्या होता था, इसका अगर K1 है और इसका अगर K2 है तो इसका क्या होता था K1 मल्टीप्लाइड बाई K2। तो यही वाले रूल है वापस। ठीक है, इक्विलिब्रियम में ज़्यादा प्रायोरिटी उन चीज़ों की है कि जहाँ केवल मल्टीप्लाई और रिवर्स करता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको रेयर ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ केवल रिवर्स और क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल क्या है थर्मो में, जहाँ पे आपको 3 रिएक्शंस दी रहेगी और आपको उसकी हेल्प से चौथी वाली रिएक्शन बनानी है। तो उस दिन बात हुई थी, ऐसे पूरी रिएक्शन को देखकर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। किसको देखकर समझ में आता है, ऐसा रिएक्टेंट या ऐसा प्रोडक्ट जो केवल और केवल उसी रिएक्शन में लिखा हो, वो डिसाइड करेगा कि प्लस करने से पहले क्या करना है, रिवर्स करना भी पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना भी है कि नहीं करना है। तो ये सब आपको ध्यान में रखकर चलना है। डाटा आपके ऊपर डिपेंड करता है। डाटा देखो ऐसे दिए रहेंगे, माइनस का 289, माइनस ऑफ 387, माइनस ऑफ 138, प्लस ऑफ 97। ठीक है, अब ऑप्शन देख लें पहले कि डिफरेंस जो है डेल्टा एच का फाइनल वाली का, वो ऑप्शंस में डिफरेंस 10-20 का है या 200-400 का है। और डिफरेंस अगर 10-20 का है तो फिर तो आप उन 2-3 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, फिर तो आप एग्जैक्ट लेके ही चलेंगे। और डिफरेंस है 400-500 के पहला ऑप्शन 500, दूसरा 1000, तीसरा 1500, चौथा कितना 2000। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका 187 आ रहा है तो उसको आप नियरली 190 ले लें। ऐसा भी नहीं कि 200 ले लें, ठीक है, नहीं तो फिर तो 500 का डिफरेंस भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, कि 187 को आप 200 लेके चल रहे हैं, जहाँ पे आपका 97 आ रहा है उसको आप अराउंड 100 ले लें। जब 138 लिखा हुआ है उसका आप अराउंड कितना 140 ले लें। इतना अब वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, पर अगर एग्जैक्ट लाना है तो फिर वही जैसा डाटा दिया हो वैसा ही लाना है, तो ऐसा आएगा। रिएक्शन सारी लिखी हुई रहेगी अभी के लिए। अभी आगे आगे जाके कुछ नाम्स पढ़ लेंगे अपन, फॉर्मेशन, कंबंशन, रोलाइजेशन, तो रिएक्शन आगे जाके लिखी हुई भी नहीं आएगी। ये सारी आपको खुद से बनानी है और फिर आपको उसकी हेल्प से ये सारे रूल लगाने पड़ेंगे और तब जाकर आपको क्या मिलेगी, नेट डेल्टा एच मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, अब रिपीट तो नहीं करूँ ना, रूल हो गया
खुद से ट्राई कर लेंगे, वहाँ हुआ अपना केमिकल इक्विलिब्रियम में कि नेट रिएक्शन कैसे बनी होगी। एक बार आप ट्राई कर लेना उसको रिवर्स रिवर्स करके, कहीं ना कहीं दिखेगा लास्ट में सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखना कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक, और ऐसे मैं आपको 4 रिएक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहली रिएक्शन है 6 कार्बन प्लस 3H2, ये मिलकर बनाते हैं C6H6। ठीक, इस वाली का डेल्टा एच दिया हुआ है, इसका डेल्टा एच है माइनस का 347 किलो कैलोरी। ठीक है, दूसरी वाली एक ये आपको दे रखी है H2 प्लस हाफ O2 और उससे बनता है H2। और एक तीसरी वाली ऐसी कुछ रिएक्शन है CO2, उससे बनता है C प्लस O2। इसका जो डेल्टा एच है वो माइनस का 135 किलो कैलोरी और इसका डेल्टा एच है प्लस ऑफ 87 किलो कैलोरी। और आपको जो डेल्टा एच निकालना है वो इसका निकालना है, C6H6 प्लस ऑफ O2 6 टाइम ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O और यहाँ आएगा आपका 15/2। ये वाला डेल्टा एच जो है वो आपको फाइंड करना है, क्या आएगा ये। ठीक है, तो थोड़ा आपको रिलेट करना पड़ेगा कि ऊपर वाली 3 का क्या करे कि नीचे वाली बन जाए। क्या सीधे जोड़ दूं बन जाएगी क्या? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि सीधे जोड़ने पे बन जाएगी। किसी को रिवर्स, किसी को मल्टीप्लाई, किसी को एज इट इज, किसी को रिवर्स प्लस मल्टीप्लाई, तो सब आपको सोचना पड़ेगा। क्या लगता है उस पहली वाली में काम का कौन है? पहली वाली रिएक्शन में काम की चीज़ क्या है जो केवल उसी में है? कार्बन काम का है क्या? कार्बन तो तीसरी वाली में दिख रहा होगा। हाइड्रोजन काम का है क्या? वो दूसरी वाली में दिख रहा है। क्या उसमें जो काम का है वो है C6H6। तो उसको देख के लगा होगा कि जब आपको नीचे वाली बनानी है तो कुछ करो ना करो, और पहली वाली को आपको पलटना पड़ेगा। और केवल पलट सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि कितना C6H6 है? 1। कितना चाहिए अपने को? 1। मान लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी हो जाएगी? वो 3 हो जाएगी। पर क्या 3 को वापस 2 बनाने के लिए कुछ है क्या आपके पास? तो वो वाली तो केवल और केवल क्या होगी? रिवर्स होगी। दूसरी वाली में नया क्या दिख रहा है जो केवल उसी में है? दूसरी वाली में ऐसा कौन है जो उसी में है? पानी। पानी है जो उसी में है ना। पानी पहली वाली में दिख रहा है ना पानी। तीसरी वाली रिएक्शन में कितना पानी चाहिए अपने को? 3 पानी चाहिए। और उसमें कितना पानी? 1 पानी। तो जब तक उसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक आपका आंसर नहीं आ सकता। और क्या साइड सेम है, जिस तरफ पानी लिखा उस तरफ ही पानी चाहिए, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, केवल किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करें। तीसरी वाली दिख रही क्या नया है उसके अंदर? ऐसा जो उसी के अंदर है क्या है? CO2। और CO2 दिख रहा है, उसके पास कितना CO2? 1 चाहिए, कितना? 6। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। पर क्या केवल मल्टीप्लाई से काम हो जाएगा? साइड भी चेंज करनी पड़ेगी। तो बस इतना करके अब जोड़ घटाव करके देख लेना। अब क्या करूं, काम तो है वो लंबा तो जाएगा क्वेश्चन ना, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा उसका ना। पर ये है कि रिएक्शन लिखना आप बचा सकते हैं ना, डायरेक्ट आप समझ लो क्या क्या हुआ होगा। मैं तो एक बार लिखूंगा खैर वो रिएक्शन की कैसे बनी होगी। ताकि आपको दिखे कि नेट वो बनी भी कि नहीं बनी फाइनल वाली, ये O2 बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं अपन ने कि O2 कितना होगा, क्या होगा। तो मेरे को भी नहीं पता, देखते। लगभग बता सकता हूँ, एग्जैक्ट तो फिर मेरे को भी दिक्कत आ जाएगी। लगभग लगभग जो इसका आंसर आएगा वो हो गया 350 और ये हो गया 405। तो 350 और 405 की अगर बात करें 750, 750 माइनस का उसको 90 मान लो तो 9 56 54, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
540 और 750, 540, 500 के लगभग कुछ आएगा। हाँ, जो भी कुछ आ रहा है। छोटा कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाली बनानी है तो कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट देख के तो नहीं दिखेगा कैसे बन जाएगी वो। तो क्या क्या दिख रहा है इसमें? क्या इसमें कार्बन है? पर कार्बन तो इसमें भी है। उसमें एक क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो यहाँ भी है। नया क्या है इसके अंदर? C6H6। इसके अंदर नया क्या है? H2O। और इसके अंदर नया क्या है? CO2। तो मेन तो ये तीन लोग हैं, C6H6, H2O को और CO2 को बैलेंस करना है। बाकी तो सब अपना बैलेंस हो जाएंगे। बाकी तो कट पीट कर सब वहीं पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। मेन तो आपको इन तीनों को लेकर चलना है कि ये तीन क्या बैलेंस कर पाए। तो पहला वाला C6H6 बैलेंस करना है, कितना चाहिए? एक। कितना है इसमें? एक। तो एक बात समझ में आई, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है रिएक्टेंट में, यहाँ लिखा हुआ है कहाँ पे? प्रोडक्ट में। तो कुछ करे ना करे बट साइड बदलनी पड़ेगी। तो साइड बदलेंगे तो क्या बनेगी वो? C6H6 और उससे क्या बनेगा वो? 6 कार्बन और कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। और डेल्टा एच भी बदलेगा। और डेल्टा एच किससे बदलेगा? केवल साइन बदलेगा। कि पहली वाली का डेल्टा एच कितना था? माइनस का 347। तो यहाँ कितना आएगा? प्लस का 347। दूसरी वाली में आपको पानी दिख रहा होगा, तो ये पानी और ये पानी, तो साइड तो सेम ही है। तो अब रिवर्स तो नहीं करना है। पर फिर भी यहाँ कितना पानी? एक। यहाँ कितने चाहिए? 3। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो पूरी में 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगी वो? 3H2 प्लस 3/2O2। उससे क्या बनेगा? 3H2O। और डेल्टा एच क्या बनेगा? उसका भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ 135 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 405। तो माइनस का, लेकिन तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 405। तीसरे वाले में आपको दिख रहा होगा CO2। तो कितने CO2 है? 6 CO2। कितना CO2? एक CO2। और साइड भी अलग अलग है। इधर चाहिए, उसमें कहाँ है? उधर। तो मल्टीप्लाई के अलावा क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स। तो रिवर्स करके क्या लिखूंगा उसको? 6 कार्बन प्लस 6 O2 और उससे क्या बनेगा? 6 CO2। पर डेल्टा एच क्या आएगा? पहली बात तो 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करें तो 100 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 600। पर वो 87 है। तो कुछ 13 का डिफरेंस है। तो 13 6 जा कितना? 78। तो 522 आएगा वो। ठीक है, 78 कम आएगा वो 13 वाला, और क्या। और ये प्लस का है लेकिन वो किस में आएगा? माइनस में। तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस की 522। ठीक है, इतनी आएगी, कुछ हो रहा है, इतनी आएगी। दूसरी बात, अब अगर आप बिना देखे आंख बंद करके भी इन तीनों को जोड़ देंगे तो वही बनेगी आपकी। और कैसे बनेगी? इस 6 कार्बन से ये 6 कार्बन काट दो। इस 3 हाइड्रोजन से ये वाले 3 हाइड्रोजन कट जाएंगे। उधर क्या बचेगा? एक C6H6 प्लस 3/2 यहाँ से और 6 यहाँ से। तो 3/2 प्लस 6 कितना बचेगा? 15/2 ही बनेगा। और कितना चाहिए अपने को? 15/2। तो कितने O2? 15/2 O2। और कितने CO2? ये 6 CO2। और क्या बच गया? 3 H2O के, यही चाहिए थी। अब क्या उनको जोड़ने पे ही आई या इनको जोड़ने पे ही आई? इनको जोड़ने पे। तो इनको जोड़ दो सबको। तो इसका जो फाइनल डेल्टा एच आएगा वो आएगा प्लस का 347, माइनस का 405 और माइनस का 522। अब देख लेना जो भी आया यहाँ से। तो 500 400 900 है, तो 600 के लगभग कुछ आएगा माइनस का। और सारे किस में थे वो? किलो कैलोरी में। तो ये भी किस में आएगा? किलो कैलोरी। ठीक है, तो सा बना लेंगे क्या इसको?
तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते हैं ऐसा काम। जैसे मान लो पहले वाले का K1 होता, फिर K2 होता और फिर K3 होता, तो क्या आ जाता आंसर? फाइनल K कैसा आ जाता? 1/K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 का क्यूब करते और डिवाइडेड बाई 1/K3 की पावर 6। ठीक है, तो ऐसा उसका क्या आएगा? ठीक है, अगर K में होता हो क्वेश्चन पूरा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसा निकलता उसका 1/K1, K2 का क्यूब और K3 की पावर 6 का भी 1 करना पड़ता। हो जाएगा ये। ठीक है, एक और लिखेंगे। वो था, चलो आगे हो गया ये। और ऐसे देखो लंबे काम है, लेकिन ये थर्मो का बहुत आईएमपी पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, आप टेस्ट वेस्ट देंगे तो इसे। और टाइम टेकिंग है, एग्जाम में भी आता रहता है, पर एग्जाम में एक ही आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप समझें कि ये 2 मिनट बन जाएगा, तो 2 मिनट तो कम से कम लगेंगे। ठीक है, आप समझे कि 1 सेकंड में आंसर ला देंगे अपन देख के, तो नहीं हो पाएगा ऐसा, है ना। थोड़ा डायरेक्ट अपन सोच सकते हैं, वैसे जल्दी लाना है तो फिर वही थोड़ा सा आसपास ले लो उनको, कि उसको कर लो 350, उसको कर लो 130, वो कर लो 90, तो फिर लगभग आसपास आप पहुंच जाएंगे सीधे। थोड़ा आसान काम होता है डायरेक्ट, और ये लिखना नहीं है अपने को वहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे वो बनी होगी। अभी लिखूंगा तो टाइम तो लगेगा, ये नहीं लिखेंगे डायरेक्ट मान लेंगे, अपने खुद पे विश्वास रखेंगे कि सही किया होगा अपन ने, ये लास्ट में बनेगी तो ठीक, नहीं तो आपको लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसको रिवर्स करके जोड़ूंगा तो ये कैसे बनेगी ऐसी वाली। ये ऑटो का तो सोचा ही नहीं मैंने कुछ, मान लिया मैंने इसको बैलेंस करा, मैंने इसको बैलेंस करा, मैंने इसको बैलेंस करा, पर इसको बैलेंस किसने करा? तो ये 15/2 आएगा कि नहीं आएगा कौन जाने इसको, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि वो आएगा ही आएगा। और आया कितना आया? वो 15/2 और 2 ही आया वैसा करने के बाद। ठीक है, अगला, इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन लिखना, इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस ना 2C प्लस 2H2 प्लस O2। ठीक है, और डेल्टा H माइनस का, चलो डाटा आसान कर देता हूँ, 400। ठीक है, किलो कैलोरी। ठीक है, H2 प्लस हाफ O2 और H2O, और डेल्टा H माइनस का 300 किलो कैलोरी, और C प्लस O2 एरो लगा के CO2, डेल्टा H बराबर माइनस का 200 किलो कैलोरी। ठीक है, इतना ठीक है। तो इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस 2C प्लस 2H2 प्लस O2 CH3COOH, H2 प्लस हाफ O2 H2O, C प्लस O2 एरो लगा के CO2, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस ऑफ 200 किलो कैलोरी। ठीक है, आगे माइनस ऑफ 200 किलो कैलोरी। देन फाइंड आउट, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, रुको, CH3COOH प्लस O2, तो क्या बनेगा इससे? 2 CO2 और 3 और 1 4, तो क्या बनेगा इससे? 2 H2O, तो 2 1 2 4 6 चाहिए, 6 में से 2 उसके पास पहले से, तो 4 चाहिए, तो कितना लगेगा? 2 O2। ठीक है, आगे देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन फाइंड आउट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन CH3COOH, CH3COOH प्लस 2O2 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O at 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, at 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बना लोगे चौथी वाली, उन तीनों से कैसी बनेगी, और डाटा भी आसानी है।
200 300 400 ही दिया कि आप थोड़ा जल्दी सोल्व कर लें। तो पहली वाली रिवर्स होगी और बाकी के दो में क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 300 और 200 कितना, 500, 500 का डबल 1000, 1000 में से गया 400, कितना बचा माइनस का 600। माइनस 600, 1000 माइनस का प्लस का, माइनस का 600। क्वेश्चन पढ़ा अपन ने ध्यान से, क्या पूछा उसने, क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, पूछा क्या आपने से, क्या पूछा आपने से, क्यू, हाँ तो डेल्टा यू पूछा आपने से, और यहाँ से डेल्टा एच निकला होगा माइनस का 600। तो फिर लगाना पड़ेगा डेल एच इक्वस टू डेल यू प्लस, किसने बोला 0, किसका डेल्टा एन जी 0 आ गया इसमें यार। ठीक है, लिक्विड, गैस, गैस, और ये भी गैस। कितना टेम्परेचर है ये, 127 डिग्री है, तो ये क्या गैस होगा, ये लिक्विड होगा क्या, क्या होता है पानी, 100 डिग्री से ऊपर पानी क्या होता है। तभी तो मेरे को रिएक्शन लिखनी पड़ी, नहीं तो वो चेंज करना पड़ा। मैं 27 देने वाला था, वो डेल्टा 0 आ जाता है, कौन सा सेम आ जाता। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो आप सीधे डेल्टा एच निकालनी है आपको पहले, पर वो आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपसे डेल्टा एच नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको लास्ट में एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा लास्ट में, कौन सा वाला, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी भी लगेगा उसमें। तो यहां खत्म नहीं होगा, यहां से जो आप वैल्यू निकालेंगे गुणा भाग करके, वो क्या निकलेगी, वो डेल्टा एच निकलेगी। पर पूछा डेल्टा एच नहीं है, पूछा आपसे उसका डेल्टा यू है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है आपको, ना कि आपको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। और कितना आएगा ये दिख रहा होगा, ये लाने के लिए CH3COOH रिवर्स होगा, 2 पानी लाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 CO2 लाने के लिए इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको रिवर्स करेंगे तो साइन बदलेगा, तो माइनस का 400 प्लस का 400 होगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 600, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 400। तो इस माइनस 400 से वो प्लस का 400 तो मान लो कट ही गया, तो क्या बचा केवल माइनस का 600। पर वो आंसर नहीं है माइनस का 600, वो जो माइनस का 600 है वो किसका आंसर आया, वो डेल्टा एच निकली कितनी, माइनस 600। पर फिर वही आपसे डेल्टा एच नहीं पूछा है, पूछा क्या है आपसे यहाँ पे, डेल्टा यू। तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एनजीआरटी लगाना पड़ेगा। और कैसे लगेगा वो, डेल एच कितना निकला, माइनस का 600 इक्वल्स टू, ये निकालना है अपने को डेल्टा यू, डेल्टा एन जी। ये पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 27 डिग्री 100 डिग्री तक तो ये लिक्विड है, पर 100 से ऊपर फिर ये गैस है ये। और कितना है वो 127, तो ये भी गैस है। तो ये 2 और 2 कितने, 4, और 4 में से गए 2, तो 4 में से 2 गए, कितना बचा, प्लस का 2। तो डेल्टा एन जी आएगा कितना, प्लस का 2। आर किस में रखेंगे, किलो कैलोरी में, क्योंकि सारा किस में चल रहा है, किलो कैलोरी में। और किलो कैलोरी में आर कितना होता है, 2 × 10⁻³ और टी कितना 127 + 273, सारा मिला के कितना हो जाएगा 400। तो 2 जीरो से तो ये कितना हो जाएगा -1, तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, और 16 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1.6, और उधर जाके 1.6 इसका माइनस का, तो डेल्टा एच जो आएगा, सॉरी डेल्टा यू जो आएगा वो आएगा माइनस का 600 और माइनस का 1.6, तो ये माइनस का 601.6 किलो कैलोरी। तो वैसे बहुत रेयर मिलेगा आपको कि एंथैल्पी देकर क्या पूछे आपसे, इंटरनल एनर्जी। पर सर ध्यान देना, ऐसा ना हो कि अपन वहां तक तो गए पर लास्ट में फार्मूला और नहीं लगाया आपने।
वैसे हर बार एंथैल्पी देकर एंथैल्पी ही पूछेगा, पर कभी कभार एंथैल्पी देकर इंटरनल पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। और एक फार्मूला है डेल एच इक्वस टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी वाला, ठीक। वही, ठीक है। अभी तो हेज लो है, बार बार लगेगा। अब ये क्या अपन रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, आगे जाके अभी रिएक्शंस बार बार अपन बनी हुई आएगी तो आगे तो काम आएगा आएगा, तो वहाँ फिर होगी से प्रैक्टिस। तो इसको अपन आगे बढ़ाएं। एक हेडिंग डालेंगे आप, टाइप ऑफ एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। और लगभग लगभग 15 से 16 टाइप की एंथैल्पीज है ना, एक तो ज़्यादा ही होगी, कम तो उससे नहीं होगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, टाइप ऑफ एंथैल्पी, सबसे पहला होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो होगा क्या, सब में कुछ बातें फिक्स हैं। हमेशा जब आगे जाएंगे आप किसी भी टाइप में पढ़ेंगे तो हमेशा एक मोल की बात चलेगी बार बार। हाँ, हीट ऑफ रिएक्शन में नहीं आता है, पर बाकी आगे जाके हर जगह क्या मिलेगा आपको, टाइप ऑफ एंथैल्पी जब भी पढ़ेंगे, कंबंशन, फॉर्मेशन, वह सब किसका होगा, हमेशा एक मोल का जनरली। बस एक आधे एक्सेप्शन है, न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पे एक मोल नहीं होता है वहाँ पे एक ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन में, तो ऐसा आपको आगे दिखेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ एंथैल्पी, सबसे पहले लिखेंगे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों ना एक ही नाम है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। सिंबल होता है ऐसा डेल्टा एच और यहाँ ऐसा आर, ठीक है। आर मतलब रिएक्शन है तो डेल्टा एच आर, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभार ऐसा डेल्टा एच लिखा रहेगा, कभी कभार ऐसा डेल नोट एच लिखा रहेगा। तो नोट का मतलब कुछ नहीं होता, ये बस इंस्टेंट कंडीशन है, बताना चाह रहा है कि टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। और वैसे बाय डिफॉल्ट नहीं भी दिया होगा टेम्परेचर, कितना मानना है अपने को, 25 ही मानना है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा एच दिया हो या डेल्टा जी नोट दिया हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता थर्मो में। और डेल्टा जी नोट क्यों, ये नोट क्यों लगा हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो, मतलब टेम्परेचर कितना है अपना 25 डिग्री सेल्सियस। और पूरे चैप्टर में टेम्परेचर नहीं दिया जाए किसी क्वेश्चन में तो मानकर चलें कितना होगा, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो वैसे ही मानना 25 ही है। एंथैल्पी रिएक्शन क्या होती है, कुछ नहीं चाहिए आपकी रिएक्शन, केवल क्या होनी चाहिए, बैलेंस। ऐसी रिएक्शन नहीं लिख पाऊंगा कि N2 प्लस H2, उससे क्या बना दिया अपन ने 2NH3, किससे बनाना पड़ेगा N2 प्लस 3H2 और उससे क्या बन जाए 2NH3। तो ये जो है वो क्या है, वो डेल्टा एच आर है आपके लिए, बस ये जो है वो आपके लिए क्या नहीं है, डेल्टा एच आर नहीं है। तो चेंज इन हीट ड्यूरिंग अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और दूसरी बात, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है तो मे बी एक्सोथर्मिक, मे बी एंडोथर्मिक, तो वैल्यू प्लस भी आ जाएगी और वैल्यू माइनस भी आ जाएगी। ये सारी बातें अपनी वहाँ हो गई कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि एक्सो कौन सी वाली जो हीट रिलीज करता है, एंडो कौन सी वाली जो हीट गेन करता है। एक्सो का डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, एक्सो का डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, एंडो का डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। एक्सो के लिए आप हीट को कहाँ लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की साइड प्लस में या प्रोडक्ट की साइड प्लस में, एक्सो के लिए। तो एक्सो में आप हीट को प्लस में लिख सकते हैं साथ प्रोडक्ट के साथ, और माइनस में रिएक्टेंट के साथ। और एंडोथर्मिक में प्लस में रिएक्टेंट की साइड और माइनस में कहाँ आएगी, प्रोडक्ट की साइड। ग्राफ भी आपने बनाए होंगे एक्सोथर्मिक का और किसका, एंडोथर्मिक का। थोड़ी सी बात ये बच गई है कि अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, तो हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो किसके पास ज्यादा हीट थी, रिएक्टेंट के पास। किसके पास कम हीट है, प्रोडक्ट के पास। और पूरी केमिस्ट्री में जिसके पास हीट कंटेंट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन से, तो रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। और ऐसे समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए अपने को हीट देनी पड़ रही है, मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन था वहाँ पे, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है वो। और अगर सीधा आपको हीट भी मिल रही है रिएक्टेंट से क्या बनने पर, प्रोडक्ट, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल। तो दो चार बातें लिखनी है, तो यहाँ लगेगा आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट। चेंज इन हीट, चेंज इन हीट व्हेन, चेंज इन हीट ड्यूरिंग अ, चेंज इन हीट ड्यूरिंग अ
change in heat during a balanced chemical reaction. Change in heat during a balanced chemical reaction. Change in heat during a balanced chemical reaction are known as enthalpy of reaction. Are known as enthalpy of reaction. ठीक है। दूसरी बात, इट मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकती है। तो अगला पॉइंट, इट मे बी एंडोथर्मिक, इट मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। दूसरा, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये मैं स्किप करके चल रहा हूँ, ये आप कहाँ देख लेना, केमिकल इक्विलिब्रियम के वो पहली वाले लेक्चर में आप देख लेना, उसमें कॉपी में आपकी, कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सो को और किसको, एंडो को। ग्राफ भी बनाया होगा वहाँ पे कि एक्सो का ग्राफ कैसा बनता है और एंडो का ग्राफ कैसा बनता है। तो यहाँ तक की बातें वहाँ हो चुकी थी। एक बात जो वहाँ नहीं हुई होगी मोस्टली बस याद हो सकता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल। तो एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो अगली बस वही बात लिख लें, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, in exothermic reactions product are more stable. In exothermic reactions product are more stable than reactant, है ना, क्योंकि एक्सो में हीट क्या होती है, रिलीज होती है और प्रोडक्ट बनते हैं। तो किसके पास हीट ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट के पास। तो स्टेबल ज़्यादा कौन होगा, प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। और अगली बात, इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। ठीक हो जाएगा इतना, बाकी ज़्यादा कुछ खास काम तो है नहीं अपने को। ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ तो इसका आपको पढ़ना आना चाहिए कि N2 + 3H2 और उससे बना क्या, 2NH3। और मान लो मैंने आपको इसका डेल्टा एच दिया -400 किलो कैलोरी। तो ये बहुत काम आएगा, मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा काम का है इस चैप्टर में। ठीक है। कहना क्या चाह रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन होगा तो कितना मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और कितना मोल अमोनिया बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा। तब जाकर कितनी एंथैल्पी निकलेगी, 400 जूल रिलीज होगा। तो आपसे ऐसा पूछे कि व्हेन 5 moles of nitrogen are react with hydrogen and produce ammonia according to given reaction, then change in heat। तो दिख रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन अगर यूज होगा तो कितनी निकलेगी, 400। तो अगर 5 मोल यूज हो रहा है तो फिर कितनी निकलेगी, ये 5 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा हर जगह आएगा। तो इसको थोड़ा समझना, आपको ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या कि तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन 1 मोल नाइट्रोजन आर react with 3 mole hydrogen and produce 2 moles of NH3, then 400 किलो कैलोरी हीट आर क्या होगी ये, रिलीज्ड। तो हिसाब से डाटा अलग अलग देगा, मास वास भी दे सकता है कि व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। तो फिर आपसे हीट का चेंज पूछेगा। तो दिख रहा है वहाँ पे कि हाइड्रोजन का कितना 6 ग्राम, तो 6/2 कितना 3 मोल, और दिख भी रहा है कितना मोल है, वो 3 मोल ही है। मान लो आपको बोल दे कि 12 ग्राम, तो 12/2 कितना आएगा 6 ग्राम, तो कितना 6 मोल आएगा। और 3 मोल के लिए कितनी 400, तो 6 मोल के लिए कितनी लगेगी 800 किलो कैलोरी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो आगे जाके हर बार ये हर हेडिंग में सा आएगा। तो सारा थोड़ा सा आपको पढ़ना आना चाहिए, किससे, किसी भी रिएक्शन को देख के कि अगर ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है तो पूरा इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया, और तब जाके आपके पास क्या बनेगा
400 किलो कैलोरी हीट क्या होगी, लिबरेट होगी। तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में एक बार लिख लेंगे, बार बार अभी रिपीट आगे नहीं करूँगा क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इतने ग्राम का कंबंशन करवाया तो कितना हीट लिबरेट हुआ होगा। तो पढ़ना आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट से। तो सारा तो आपने पढ़ा ही होगा मोल कॉन्सेप्ट से कि N2 + 3H2 2NH3। क्या कहना चाह रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, 3 मोल हाइड्रोजन और क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल अमोनिया। तब जाके कितना हीट लिबरेट हुआ होगा, 400 किलो कैलोरी हीट लिबरेट हुई है। तो रिलीज या कभी कभार लिबरेट करके भी वर्ड यूज करेगा। और कुछ भी डाटा दे सकता है कि फाइंड आउट हीट लिबरेटेड व्हेन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो अगर 17 ग्राम अमोनिया बन रही तो कितनी हीट निकली होगी। तो वहाँ दिख रहा है 17 ग्राम, मतलब वही 17/70 1 मोल अमोनिया बनानी है। तो 2 मोल अमोनिया बनने पर कितनी निकलेगी, 400। तो पर मोल अमोनिया पे कितनी निकली होगी, केवल 200 किलो कैलोरी हीट लिबरेट हुआ होगा। तो ये हर जगह चलेगा, सारा यूनिटरी वाला मेथड है, लिखना आपको आना चाहिए उससे। ठीक है, अगला सेकंड टाइप लिखेंगे आप, हीट ऑफ कंबंशन। अगला हीट ऑफ कंबंशन या वही एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ना, हीट भी अगर बोल रहा है तो एंथैल्पी है, नेट हीट कंटेंट को ही एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक, तो हीट ऑफ कंबंशन और एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। तो ऐसा कंबंशन का सिंबल सी होता है, तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेगा बार बार, ऐसा ΔHC। ठीक, तो हीट ऑफ कंबंशन ΔHC। कंबंशन पता है आपको, ऑक्सीजन के एक्सेस में जलाना क्या कहलाता है, कंबंशन। और डेफिनेशन क्या आएगी इसमें, अब हर बार 1 मोल आएगा कि आप जिसका भी कंबंशन करवा रहे हैं उसके कितने मोल होने चाहिए, 1 मोल उसका होना चाहिए और कंप्लीटली कंबंशन होना चाहिए। तो 2 लोगों का आपको याद रखना है कि अगर कार्बन होगा तो किस में कन्वर्ट करवाना है, CO2 में, और अगर हाइड्रोजन है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, H2O में। तो लिखना डेफिनेशन। और इसमें ना हीट हमेशा रिलीज होगी, और रिलीज होगी मतलब हमेशा क्या होगी प्रोसेस, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक है ये। तो लिखना हीट रिलीज्ड, डेफिनेटली हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, heat released when 1 mole of a compound are completely burned in excess of oxygen, are completely burned in excess of oxygen, are completely burned in excess of oxygen। ठीक, दूसरी बात शुरुआत में लिखा रिलीज होती है, अब रिलीज होता है मतलब हमेशा क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। तो पहले अगला पॉइंट, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, दूसरी बात, कंप्लीटली बर्न का मतलब आपको 2 चीज समझनी है कि जब भी आपका कार्बन होगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना है हमेशा किसमें, CO2 में, और जब भी अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन होगा तो उसको आपको हमेशा कन्वर्ट करना है किसमें, H2O में। तो ये 2 बातें आप कहीं पेज के ऊपर लिख लेना कि जब भी आप कंबंशन लिख रहे हैं इसमें लिखना कि कंबंशन, इन कंबंशन कार्बन कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू H2O। तो इसी में लिख लो, इन कंबंशन कार्बन कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू H2O। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंप्लीट कंबंशन का मतलब यही होता है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे तो पता ही आपको, जितना कार्बन होगा उतना आप क्या बनाएंगे, CO2, और जितना आपके पास हाइड्रोजन होगा उतना तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, आधा बनेगा। तो ये सब आपको लिखना है। ठीक, तो C को हमेशा CO2 बनाना है, हाइड्रोजन को हमेशा H2O बनाना है। कभी कभार एग्जाम में यही आ जाता है कि कौन सी रिएक्शन कंबंशन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो 2 बातें चाहिए, जिसका भी कंबंशन बोले उसका कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो मान लो जैसे कार्बन का कितना मोल है, ये 1 मोल, पर मान लो इसकी रिएक्शन केवल अपन ने ½ O2 से करवा के क्या बना दिया, CO।
तो बैलेंस है ये, तो इसको आप डेल्टा एच आर तो बोल सकते हैं, पर फिर भी आप इसको क्या नहीं बोल पाएंगे, ये डेल एस सी नहीं कहलाएगा। डेल एस सी में कार्बन से क्या बनना चाहिए हमेशा, सी ओ टू। हाँ, ऐसा लिखा हो रिएक्शन कि सी प्लस ओ टू ये मिलकर अगर क्या बना दे, सी ओ टू, तो ये है क्या, डेल एस सी है किसका, ये कार्बन का। इसी में अगर उल्टा भी लिखा, ऐसा भी लिखा हुआ है कि 2C प्लस 2O2, और उससे अगर आपने क्या बना दिए 2CO2, तब भी आप इसको क्या नहीं बोल पाएंगे, फिर ये डेल एस सी नहीं है। तो किसी का भी कंबशन करवा रहे हैं तो कार्बन बदलना किस में चाहिए, CO2 में। हाइड्रोजन क्या बनना चाहिए, H2O। और दूसरी बात, जिसका कंबशन करवा रहे हैं उसका स्टाइक्योमेट्रिक फैक्टर कितना चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये वाली रिएक्शन भी क्या रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, हीट ऑफ कंबशन नहीं बता रही। दूसरी बात, ये तो बेसिक हो गए, अपने को बार बार खुद से लिखनी पड़ेगी। तो मान लो आपसे बोले कि बेंजीन का कंबशन करवाना है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले कहाँ लिखूँ उसको, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। कंबशन करवाना है तो रिएक्टेंट होगी, तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया क्या, 1 मोल C6H6। कंबशन का मतलब वही किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन से। 6 कार्बन है तो क्या बनाएगी, 6 CO2, और वही 6 कार्बन है तो क्या बनाएगी, 3 हाइड्रोजन है तो कितना, 3 पानी बनेगा। ये 6 + 12 और 3 यहाँ से कितना 15, तो बैलेंस करने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 15/2O2। और ये जो रिएक्शन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये डेल एस सी है किसका, C6H6 का। तो इसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि सारे कंबशन कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। कोई आपसे और किसी कंपाउंड का बोले कि एथेनॉल का कंबशन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। कंबशन का मतलब फिर किससे रिएक्ट करेगा, O2 से। कितने कार्बन है उसमें, 2, तो वापस क्या देगा वो 2CO2 प्लस कितना हाइड्रोजन उसमें 5 + 1 6, तो कितना वाटर बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ वाटर। O को बैलेंस कर लो, 2 2 जा कितना 4, 3 1 जा कितना 3, तो 7 O चाहिए, पर 7 O में से 1 O है उसके पास, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए, केवल 6 O, तो ये कितना O2 लगेगा, 3 O2। तो ये जो रिएक्शन है क्या बता रही है, ये डेल्टा HC है किसका, C2H5OH का। तो ये सारी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक। तो एग्जाम्पल लिखें, कौन सा कंबशन है कौन सा नहीं है। तो कंबशन की 2 कंडीशन है कि कार्बन किस में कन्वर्ट हो, CO2 में, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो, H2O में, और जिसका आप कंबशन बोल रहे हैं उसका स्टाइक्योमेट्रिक फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर उसका स्टाइक्योमेट्रिक फैक्टर भी 2 है तब भी आपके लिए वो क्या नहीं कहलाएगा, कंबशन नहीं है। वो डेफिनेशन क्या है, 1 मोल को जलाना है, और अगर मैंने स्टाइक्योमेट्रिक 2 लिख दिया तो फिर वो 2 मोल के लिए बात कर रही है। और इसको पढ़ना आता है पूरी रिएक्शन को कि व्हेन अ 1 मोल C2H5 react with 3 moles of O2 and produce 2 moles of CO2 and produce 3 moles of H2O, देन यहाँ पे जो भी डेल्टा एस दिया हुआ है कितना, मान लो -x, तो कितना हीट निकलेगा, x किलो कैलोरी, x किलो जूल हीट निकलेगी। अलग अलग डाटा बोलेगा, इतना बना कितना आएगा, तो सारा मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और मोल के फार्मूले भी याद होने चाहिए, मास भी देगा, ठीक है। तो एक ही फार्मूला कौन सा वाला, मास वाला, और कौन सा, वॉल्यूम वाला। तो मास से कैसे निकालते हैं मोल, मास बाई मोलर मास, और वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं एसटीपी पर। गिवन वॉल्यूम को गैस के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 22.4 लीटर से, तो वो थोड़ा लगेगा यहाँ। और ये सबसे अहम भी बातें हैं, कौन क्या, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सो मे बी एंडो। अभी हीट ऑफ कंबशन पढ़ रहे हैं, ऑलवेज एक्सो। आगे जाके हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगा, मे बी एक्सो मे बी एंडो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑलवेज एक्सो। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑलवेज एंडो। हीट ऑफ फ्यूजन ऑलवेज एंडो। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑलवेज एंडो। एटोमाइजेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक। जैसे बहुत सारे नाम आएंगे, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा ऑलवेज एक्सोथर्मिक और कौन सा ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो लास्ट में आपकी सुविधा के लिए आप खुद से मान लेना, एक्सो वाले को अलग लिख लेंगे, एंडो वाले को अलग लिख लेंगे, तो आपको दिखेगा थोड़ा वो, ये हो जाएगा। रिएक्शन लिखना सबसे बड़ा टास्क है कि क्या अपन किसी के भी कंबंशन की रिएक्शन लिख पाएंगे। तो ये तो मैंने लिखी, आपने तो कुछ लिखा नहीं अभी तक। तो आप 2 लोगों के लिखेंगे, एक तो आप लिख देना किसके लिए, सिंपल कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का लिख देना, ठीक है। तो ग्लूकोज के कंबंशन की रिएक्शन लिखेंगे आप, क्या बनेगी। ग्लूकोज पता है आपको, ग्लूकोज का फार्मूला पता है आपको, C6H12 और O6।
हर रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट डिसाइड करना है आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट पानी है, टेम्परेचर कितना है वो डिसाइड करेगा। इन रिएक्शंस में अगर पानी टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री है तो फिर वो गैस है, 0 to 100 है तो वो लिक्विड है, और लेस देन 100 है तो फिर वो सॉलिड है। ठीक है, बाकी C2H5OH बताया मैंने आपको, लिक्विड होता है, पता भी होगा आपको। ठीक है, C2H5OH कैसा होता है, लिक्विड जैसा कुछ होता है वो। ठीक है, क्यों ऐसा, एथेनॉल है वो। ठीक है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। ठीक है, चलो हो गया ये। लिख पाएंगे आप ग्लूकोज के कंबंशन की रिएक्शन, क्या होगा ग्लूकोज का कंबंशन। तो सबसे पहले ग्लूकोज लिख लें, C6H12O6 किससे रिएक्ट करेगा, O2 से। कितने कार्बन, CO2 देगा, 6 CO2 और कितने पानी, 6 H2। तो 6 का डबल 12 यहाँ से और 6 का 6 यहाँ से, तो 12 और 6 कितने, 18 O चाहिए, पर 18 में से 6 तो उसके पास हैं पहले से, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए, केवल 12। तो यहाँ कितना लगेगा आपको, 6 O2। और इस रिएक्शन का बोल सकते हैं क्या, ये डेल्टा SC है किसका, C6H12O6 का। ठीक है, अब क्वेश्चन आएंगे यूनिटरी वाले, तो आएंगे सभी हेडिंग में, पर ये एकमात्र है जहाँ मैं क्वेश्चन आपको 5-7 करवा रहा हूँ, फिर आगे जाके अपन मान के चलेंगे कि आप बाकी रिलेट कर लेंगे। नहीं तो हर एक में ऐसे 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर लंबा बहुत हो जाएगा, क्योंकि लगभग 14 से 15 टाइप की 16 टाइप की एंथैल्पी है। अभी तो आपने 2 ही लिखी। चलो अब क्वेश्चन लिखेंगे यूनिटरी वाले। लिखना, हीट ऑफ कंबंशन, हीट ऑफ कंबंशन, हीट ऑफ कंबंशन, हीट ऑफ कंबंशन फॉर मीथेन, हीट ऑफ कंबंशन फॉर मीथेन, हीट ऑफ कंबंशन फॉर मीथेन is -400 kilocalorie. Heat of combustion for methane is -400 kilocalorie. Is -400 kilocalorie. Then find out change in heat. Then find out change in heat. Then find out change in heat when. Then find out change in heat when 5.6 liter of oxygen gas. Then find out change in heat when 5.6 liter oxygen gas, 5.6 liter oxygen gas will react with methane, will react with methane, will react with methane and produce, react with methane and produce CO2 and H2O, and produce CO2 and H2O, and produce CO2 and H2O at STP, at STP। कितना आएगा, अगर मीथेन का हीट ऑफ कंबंशन है -400, तो अगर कोई 5.6 लीटर गैस ऑक्सीजन मीथेन से रिएक्ट करके CO2 और पानी बनाए तो कितनी हीट लिबरेट होगी। तो सबसे पहले आप वही मीथेन का कंबंशन का रिएक्शन लिखें, वहाँ से आप वो ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर पता करें कितना है वो, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि इतने मोल के लिए 400। तो फिर दिख ही रहा होगा 5.6 लीटर कितनी मोल ऑक्सीजन होगी, 1/4। तो उतने के लिए 400, तो 1/4 के लिए कितनी, ये पता करना है। और ऐसे हर हेडिंग में क्वेश्चन है ऐसे। क्या सबसे पहले आप मीथेन के कंबंशन की रिएक्शन लिख पाएंगे, -100। यहाँ आएगा तो माइनस में ही, लिबरेट तो होगी होगी। पहले बना क्या, मीथेन का कंबंशन कैसे होता होगा। एक मीथेन होता होगा, ये रिएक्ट करता होगा ऑक्सीजन से, और ये एक CO2 बनाता होगा, और ये 2 H2O बनाता होगा, ऐसा। ठीक है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितने, 4 O चाहिए। तो 4 O के लिए कितना लगेगा, ये 2 O2,
और इस रिएक्शन का डेल्टा एच है कि इसका डेल्टा एच कितना है, माइनस का 400। तो यहाँ से मुझे ये तो नहीं पता कितना, पर पढ़ क्या सकता हूँ उसको कि 1 मोल मीथेन जब किससे रिएक्ट करता है, 2 मोल ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है, 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O, तब जाके कितनी हीट निकलती है, माइनस का 400 किलो कैलोरी। पर अभी काम किससे, केवल अपने को ऑक्सीजन से। ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 2 मोल O2 होगा, 2 मोल O2 होगा, तब आपका डेल्टा एच कितना आएगा, माइनस का 400। तो मान लो अगर 1 मोल O2 रिएक्ट करेगा तो फिर कितना डेल्टा एच आया होगा, फिर डेल्टा एच आया होगा माइनस का 400 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना, माइनस का 200 1 मोल के लिए। पर क्या 1 मोल O2 ने रिएक्ट किया, कितनी O2 ने रिएक्ट किया, 5.6। तो यहाँ पे आपको दिया था वॉल्यूम ऑफ O2 कितना, 5.6। तो यहाँ से पहले आप निकालते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन, कैसे निकलेंगे, 5.6 को डिवाइड किससे करेंगे, 22.4 से, और 5.6 और 22.4 कितने मोल O2 है, 1/4। और जब 1 मोल O2 रिएक्ट करेगा तो 200 आएगी, और अगर केवल 1/4 मोल O2 रिएक्ट करेगा तो फिर तो डेल्टा एच और छोटा आएगा, और कितना आएगा, माइनस के 200 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 का, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 50 किलो कैलोरी। तो ऐसा ही यूनिटरी हर जगह लगाना है, पूरी 16-17 हेडिंग है, सब में से क्वेश्चन आएंगे ये, ठीक। तो ये तो मैंने वो दिया कि O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, कभी किसका ये दिया होगा वो देके पूछेगा, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए किसी के भी कंबंशन की, और वहाँ से आप उसके स्टाइक्योमेट्रिक फैक्टर्स को रिलेट करेंगे, कितना कितना कितना, और फिर वो कुछ भी दे सकता है। उल्टे क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ आपको मैं अमाउंट देकर, हीट देकर, वो हीट का अमाउंट ही पूछ रहा है। कभी कभार ये मास वास भी निकालने पड़ेंगे, कितने ग्राम रिएक्ट किया होगा अगर इतनी हीट लिबरेट हुई है तो दिख रहा है कि 400 हीट लिबरेट करने के लिए 1 मोल मीथेन को रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो मान लो केवल 100 ही हीट लिबरेट हुई तो 1/4 मीथेल रिएक्ट किया होगा, और मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16। तो 16 को 4 से डिवाइड करके 4 ग्राम मीथेन रिएक्ट किया होगा। तो सारा कुछ आएगा यूनिटरी, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे हर एक हेडिंग से। तो थोड़ा सा आपका वो यूनिटरी मेथड अच्छी होनी चाहिए कि आप पढ़ते कैसे हैं रिएक्शन को। तो अगला लिखेंगे, when 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 23 grams of ethanol, when 23 grams of ethanol will react with oxygen, when 23 grams of ethanol, when 23 grams of ethanol will react with oxygen, and produce CO2 and H2O, and produce CO2 and H2O, and produce CO2 and H2O, then 200 kilocalorie heat are liberated. Then 2 kilocalorie, then 200 kilocalorie, then 200 kilocalorie heat are liberated. Then 200 kilocalorie heat are liberated. Then find out heat of combustion of methane. Then find out heat of combustion. Then find out heat of combustion of methane. Then find out heat of combustion of ethanol. ठीक है, then find out heat of combustion of ethanol. तो उस एथेनॉल के कंबंशन की हीट कितनी होगी,
-400। ठीक है, देखो जिसका डाटा दिया है और उसी का कंबंशन पूछे तो फिर तो रिएक्शन में नहीं लिखनी पड़ती। कंबंशन केवल क्या होता है, 1 मोल का होता है, और 1 मोल एथेनॉल का मतलब 46 ग्राम को जलाना पड़ेगा। और जब 23 ग्राम को जलाने पर ही 200 निकल रही है, तो 46 ग्राम को जलाने पर 200 का डबल निकलेगा, कितना, 400 किलो कैलोरी। तो ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी, ये भी आप समझें। जिसका डाटा दिया है और उसी का कंबंशन वम्बंशन पूछा है या दिया हुआ है, तो फिर तो आपको रिएक्शन भी नहीं लिखना पड़ेगा। कंबंशन का मतलब देखो डेल्टा एच सी निकालना है, किसका, C2H5OH का, तो कितना मोल होना चाहिए, ये 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल जलेगा और जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ कंबंशन। अभी कितना जल रहा है, केवल 23 ग्राम, तो कितनी निकल रही है, लिबरेट हो रही ना, तो कितनी, -200। और 23 ग्राम का मतलब कितनी मोल है वो, 1/2 मोल पे कितना, माइनस का 200। ये 1/2 कैसे आया, एथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, 46। तो 23/46 कितना आएगा, 1/2 मोल जल रहा है वो, तब कितनी निकल रही है, 200। पर जलाना कितना है अपने को कंबंशन के लिए, 1 मोल। तो अगर आधे पे 200 तो एक पे कितनी निकलेगी, 400। ये डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि 23 ग्राम के लिए कितनी है, 200। तो 1 मोल का मतलब कितना जलाना है, 46 ग्राम ही जलाना पड़ेगा। तो 23 ग्राम पे कितनी आ रही है, 200। तो 46 ग्राम पे कितनी आएगी, -400। तो इनमें दिक्कतें नहीं है। अगर जिसका डाटा दिया हुआ है और उसी का कंबंशन भी दिया हुआ है, तो आपको रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन कब लिखनी पड़ेगी, जब कंबंशन किसी और का दिया हुआ है और डाटा किसी और का दिया हुआ है। फिर नहीं बताना अपने को कि एथेनॉल के कंबंशन में कितने मोल CO2 बनेगा। खैर वो भी मैं डायरेक्ट रिलेट कर सकता हूँ कि कितना CO2 बनेगा, 2 मोल CO2 बनेगा। कितना पानी बनेगा, 3 मोल पानी बनेगा। तो वो भी डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। दिक्कत केवल कब आएगी, जब ऑक्सीजन होगा, तो फिर तो रिएक्शन ही लिखनी पड़ेगी। उसके बिना आप नहीं सोच सकते कितना क्या रहा होगा। बाकी तो डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है कि इसको अगर जलाएंगे 1 मोल को तो कितनी CO2 देगा, ये 2 मोल CO2 देगा। इसको जलाएंगे 1 मोल को तो कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है इसमें, तो कितना पानी बनेगा, 3 मोल पानी बनेगा। तो ऐसा डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगला, इफ हीट ऑफ कंबंशन ऑफ बेंजीन, if heat of combustion if heat of combustion of benzene is -500 kilojoule, if heat of combustion of benzene if heat of combustion if heat of combustion of benzene is minus कितना, 500 kilojoule, is -500 kilojoule, then find out mass of CO2 produced, then find out mass of CO2 produced, then find out mass of CO2 produced when, then find out mass of CO2 produced when 200 kilojoule heat are liberated, then 200 kilojoule heat are liberated in this reaction. Then if then find out mass of CO2 produced when 200 kilojoule heat are liberated in this reaction. तो क्या लगता है आपको कितना CO2 बना होगा अगर आपकी हीट केवल 200 लिबरेट हुई है, मतलब कहीं ना कहीं 500 तो नहीं निकली, तो 1 मोल भी नहीं जला है, वो उससे भी कुछ कम ही जला है। कितने ग्राम CO2 बना होगा,
अगर आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगी, बेंजीन के कंबंशन की रिएक्शन। देखो सारी क्यों लिखे अपन, जब बात केवल काम किससे अपने को CO2 से, तो C6H6 किससे रिएक्ट करेगा, कितने भी O2 से रिएक्ट करेगा, पर समझ में आ रहा है क्या देगा 6CO2। लिखना भी नहीं था, दिख ही रहा था, 6 कार्बन है तो क्या देगा 6CO2। और यहाँ जो डेल्टा H का चेंज आएगा वो कितना आएगा माइनस का 500। तो ऐसा बोल सकता हूँ जब हीट कितनी लिबरेट होगी 500, जब डेल्टा H कितना होगा माइनस का 500, तब मोल्स ऑफ CO2 कितने बनेंगे 6। तो वाली बात है ना, जब आपका 500 निकलेगा तब कितना मिलेगा वहाँ से 6 मोल साथ में क्या मिली होगी CO2 मिली होगी। तो अगर मान लो ये 1 किलो जूल हो तो कितने मोल 6 बाई कितने 500, पर 1 किलो जूल भी नहीं है, कितनी लिबरेट हुई 200 किलो जूल। तो 200 किलो जूल पे कितने मोल बनेंगे CO2 के 6 बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 200। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो कितना बचेगा ये 12/5 मोल ऑफ किसके CO2 के बने होंगे। तो मास कितना आएगा यहाँ से CO2 का, इस 12/5 में मल्टीप्लाई कर देना 44 से, जो भी आए ठीक है छोड़ देना। तो 44 को 45 ले लो तो अराउंड 9 टाइम कैंसिल होगा, 9 5 जा 45। तो आपको 12 में 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ 108 के आसपास का डाटा है ये। तो सारा ऐसा रिलेट करना पड़ेगा, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन मिलेंगे हर रीडिंग में। तो रिएक्शन में दिख रहा है 6 मोल CO2 बनेगी, तो हीट कितनी लिबरेट होनी चाहिए माइनस का 500। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 किलो जूल हीट लिबरेट होगी तो कितना बनेगा 6/500 मोल ऑफ CO2। तो अगर 200 किलो जूल हीट लिबरेट हुई है तो कितने CO2 बने होंगे 6/500 मल्टीप्लाइड बाई कितना 200, और 2 0 से 2 0 काट दिए तो 12/5 आ रहा है। तो मोल ऑफ CO2 कितना 12/5, तो मास ऑफ CO2 कितना 12/5 में उसके मोलर मास 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 44 को आप 45 ले लो लगभग लगभग, तो 45 और 5 कितना टाइम कटेगा 9 टाइम ही कटेगा ना। हाँ तो 9 और 12 9 जा कितना होता है 108। तो 108 थोड़ा सा कम आएगा आंसर, लेकिन ठीक है जो भी है ऐसा है ये। तो ऐसा पूछेगा। दूसरा कभी कभार आपको बोल देगा कि ये से कितने इतने मोल बने इसके, कंबंशन पूछेगा। दूसरा एक वो एक पर्सन की डेली लाइफ को लेकर आएगा, ये किसी पर्सन को एक दिन निकालने के लिए इतने किलो कैलोरी हीट की आवश्यकता है, और सुक्रोज शक्कर खाने से तो सुक्रोज के कंबंशन की हीट इतनी है, तो उसको एक दिन जीने के लिए 2 दिन जीने के लिए 4 दिन जीने के लिए कितनी शक्कर खानी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जीने के लिए इतना चाहिए और एक दिन के लिए इतना चाहिए, तो 2 दिन जीने के लिए इतना चाहिए। 1 मोल सुक्रोज के कंबंशन पे इतनी मिल जाएगी, तो इतनी लेने के लिए कितने मोल सुक्रोज लगेगी। तो वहाँ से मोल ऑफ सुक्रोज आएगा, वहाँ से क्या मिलेगा आपको मोल्स ऑफ सुक्रोज मिलेगा। और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342, तो उसका मल्टीप्लाई करके आपको मास ऑफ सुक्रोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे अ पर्सन नीड 500 किलो कैलोरी हीट पर डे। ठीक है, अ पर्सन नीड 500 किलो कैलोरी हीट पर डे। ठीक है, अ पर्सन नीड 500 किलो कैलोरी हीट पर डे एंड हीट ऑफ कंबंशन ऑफ सुक्रोज, है ना, सुक्रोज मतलब शुगर। ठीक है, एंड हीट ऑफ कंबंशन फॉर सुक्रोज इज 200 किलो कैलोरी। ठीक है, -200 किलो कैलोरी। ठीक है, और वो मानना है आपको कंबंशन हमेशा एक्सो ही होता है, तो ना भी बोले तो पता है ठीक कि रिलीज होगी। ठीक है, तो लिख भी लो -200 किलो कैलोरी। ठीक, -200 किलो कैलोरी। आगे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज
are consumed, how many grams of sucrose are consumed by a person in 2 day. 2 day मतलब 2 दिन ना, 2 day वाला 2 day नहीं, 2 दिन, 2 days, ठीक। तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज आर कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन इन 2 days। तो 2 दिन में कितनी शक्कर खा गया होगा वो, और शक्कर ही उसके पास है ना, बाकी कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है ना, ये भी मान के चलना है, नहीं तो ज़रूर शक्कर ही खाएगा, किसी और तरीके से एनर्जी मिल सकती। तो दिख रहा है कितनी चाहिए एक दिन में, 500। तो 2 दिन जीने के लिए कितनी चाहिए, 1000, और 1 मोल सुक्रोज से कितनी मिलती है, 200। तो कहीं ना कहीं उसको 2 दिन में 5 मोल सुक्रोज खानी पड़ेगी, और 5 मोल सुक्रोज मतलब मास कितना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 342, जो भी आया आंसर निकालना कितना आ रहा है, हाँ 1700 जो भी। तो लगभग 2 किलो शक्कर खानी पड़ेगी उसको ना 2 दिन में। तो कर लेंगे इतना। ऐसे ही अलग अलग यूनिटरी वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, किसमें, हीट ऑफ कंबंशन। ठीक है, तो पर डे 500 चाहिए, तो 2 days के लिए 500 का डबल कितना चाहिए, 1000 किलो कैलोरी। तो सुक्रोज का हीट ऑफ कंबंशन मतलब वही 1 मोल सुक्रोज कितना देगा, माइनस का 200। तो 1000 लेने के लिए कम से कम कितनी लगेगी, 5 मोल C12H22O11। तो जो मास लगेगा वो 5 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 342 का, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 1700 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये 1700 के ग्राम के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इतनी सुक्रोज उक्रोज लगेगी। तो ऐसा पूरा यूनिटी वाला चैप्टर है, हर जगह चलेगा ऐसा है, हर रीडिंग में कि इतने के लिए इतना लगा तो इतने में कितना आएगा। और कंबंशन हमेशा 1 मोल सब्सटेंस का होता है, बस इतना अपन ने यहाँ से लिखा है, बाकी तो कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे एक नाम मिलेगा आपको, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, उसका कुछ मतलब नहीं ज़्यादा अपने को, सिंपल सा, ये हीट ऑफ कंबंशन क्या है, जब 1 मोल को जलाते हैं तो जितनी हीट लिबरेट उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबंशन। तो जब 1 ग्राम को जलाते हैं और जो हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मेन काम क्या अपने पास, आपसे पूछेगा कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है, तो फ्यूल वो अच्छा होता है जिसका 1 मोल नहीं, 1 ग्राम को जलाने पर क्या मिले आपको, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, गुड क्वालिटी फ्यूल। तो अगर आपके पास हीट ऑफ कंबंशन है, अब हीट ऑफ कंबंशन किसकी होती है, 1 मोल की, और 1 मोल मास कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर। अगर किसी का भी 1 मोल हो, कितना मास होगा उसका, मोलर मास के बराबर ही होगा। तो अगर आपके पास हीट ऑफ कंबंशन है पानी की, सॉरी किसकी मान लो, इस सुक्रोज की मान लो, तो इसका हीट ऑफ कंबंशन क्या, कितना जला होगा वो, 342 जलने पे कितना आया होगा, 200। तो 1 ग्राम पे कितना मिलेगा अपने को, 200/342। तो किसी का भी कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके हीट ऑफ कंबंशन को डिवाइड किससे करेंगे, उसके मोलर मास से। तो आपको एक वैल्यू मिलेगी क्या, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, और जिसकी वो ज़्यादा होती है वो गुड क्वालिटी का फ्यूल है। तो एक मात्र क्वेश्चन मिलेगा, 4 हीट ऑफ कंबंशन आपको दे के रखेगा और आपसे पूछेगा कि सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है। तो आप कभी भी उसको हीट ऑफ कंबंशन नहीं देखेंगे, क्या देखना है अपने को, कैलोरीफिक वैल्यू देखनी है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी में एक एक्स्ट्रा हेडिंग और आएगी कंबंशन में, तो एक नाम लिखिए आप, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू सेम हीट ऑफ कंबंशन जैसी ही है। कंबंशन में 1 मोल होता है, तो इसमें क्या लेते हैं, 1 ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू तो लिखना, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबंशन ऑफ, amount of heat released during the complete combustion of, amount of heat released during the complete combustion of 1 gram of a substance, during a complete combustion of 1 gram of a substance।
तो 1 ग्राम को जलाने पर जो आएगा वो कैलोरीफिक वैल्यू, और 1 मोल को जलाने पर जो आएगा वो उसका हीट ऑफ कंबंशन। तो क्या फार्मूला बनेगा कि किसी का कैलोरीफिक वैल्यू किसके इक्वल, उसका हीट ऑफ कंबंशन डिवाइडेड बाय क्या कर देना, उसका मोलिकुलर वेट। तो किसी का भी कैलोरीफिक वैल्यू, amount of heat released when amount of heat released during a complete combustion of 1 ग्राम of a substance। तो 1 ग्राम को जलाने पे जो मिला वो आपके पास क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, और 1 मोल को जलाने पर जो मिला वो आपके पास क्या था, हीट ऑफ कंबंशन। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि किसी का भी कैलोरीफिक वैल्यू उसके हीट ऑफ कंबंशन को डिवाइड किससे कर दो, उसके मोलर मास से। तो यहाँ से आपको मिलेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू, और जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है उस कंपाउंड की या उस एलिमेंट की फ्यूल की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक नोट लिखेंगे, फॉर गुड क्वालिटी फ्यूल, फॉर गुड क्वालिटी फ्यूल, फॉर गुड क्वालिटी फ्यूल, फॉर गुड क्वालिटी फ्यूल calorific value will be maximum, calorific value will be maximum। ठीक है, तो फॉर गुड क्वालिटी फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू विल बी मैक्सिमम। तो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वो अच्छा फ्यूल है, ना कि जिसका हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा है वो अच्छा फ्यूल है। तो आपको 4 अलग अलग गैसेस वैसेस या कंपाउंड दे देगा और आपको उनका हीट ऑफ कंबंशन देगा और आपसे पूछेगा कौन अच्छा फ्यूल है। तो क्या करोगे, उनके हीट ऑफ कंबंशन को किससे डिवाइड करेंगे, उनके मोलर मास से, और फिर देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और जो बड़ा है वो अच्छा फ्यूल है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, इफ हीट ऑफ कंबंशन, इफ हीट ऑफ कंबंशन, इफ हीट ऑफ कंबंशन फॉर CH4 C2H6 C3H8 and C4H10, if heat of combustion for CH4, C2H6 and C3H8 and C4H10 are minus of 200, minus of 300, minus of 400 and minus of 800 respectively, and minus of 800 respectively. Heat of combustion for CH4, C2H6, C3H8 and C4H10 are minus 200, minus 300, minus 400 and minus 800 kilocalorie respectively. ठीक है, आगे, among the following which one are best quality fuel, among the following which one are best quality fuel, और ये ऑप्शन है कौन सा, CH4, C2H6 या तीसरा C3H8 या चौथा C4H10। सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कौन सा है। तो अगर हीट ऑफ कंबंशन से देखना होता तो आंसर कौन सा वाला है, और ये माइनस मत देखना, माइनस क्या बता रहा है, लिबरेट हो रही है ना, माइनस तो केवल क्या बता रहा है कि हीट लिबरेट हो रही है, आपको प्लस में वैल्यू बतानी कितनी ज़्यादा आएगी। तो एक बार आप 200 को डिवाइड करो किससे, 16 से, एक बार आप 300 को डिवाइड करोगे 30 से, एक बार आप 400 को डिवाइड करोगे किससे, 44 से, और एक बार आप 800 को डिवाइड करोगे 58 से, और फिर आप देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपका आंसर है। कौन बड़ा दिख रहा है आपको,
सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? C4, H10 ही बड़ा है पक्का, श्योर। क्या करेंगे इसके लिए? 200 को डिवाइड करेंगे 16 से। इसके लिए आपको 300 को डिवाइड करना है 12 दूनी 24 और 6 30 से। इसमें आपको 400 को डिवाइड करना है 12 36 और 8 44 से। और यहाँ आपको 800 को डिवाइड करना है 58 से। देख लेना बड़ा कौन सा है। एक काम करते हैं, सबके ऊपर 100 बना लेते हैं, सबके ऊपर 100 कर लेता हूँ ताकि कंपेयर करना आसान हो। तो अगर सबको 100 करने जाएंगे तो इसको 100 बनाने जाएंगे तो ये 100/8 आएगा। इसको 100 बनाने जाएंगे तो ये 100 कितना आएगा? 10 आएगा। ये 100/11 आएगा। और ये जो है वो 100 काटो 58 को 8 से कितना बचता है? 8 छंगड़ता से 56 7 पॉइंट कुछ होगा ये। 8 7 जा कितना होता है? 56 56। तो ये लगभग कुछ 7 पॉइंट कुछ है ये। तो सब में ऊपर तो वही, सॉरी ऊपर तो सब में वही कितना है? 100 है। अब नीचे वाली वैल्यू देख लो, जितनी छोटी होगी नीचे वाली उतनी वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। छोटा कौन है सबसे? वो 8 है, वो 10 है, ये 11 है और ये कितना है? 7.2। तो कौन सा आंसर है? चौथा वाला ना। वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को पता करना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो या तो ऊपर वाले एक जैसे कर लिए जाएं या नीचे वाले एक जैसे कर लिए जाएं। तो ऊपर वाले एक जैसे करने आसान है कंपेयर टू किससे? नीचे वाले से। तो आप डिवाइड कर करके देख लें तो इसमें ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको अलग अलग। हो गया एक डेफिनेट वो लिख लें आप कम से कम, नहीं तो एक दो ही हुई आज तो फिर ऐसे कैसे होगी कल खत्म सारी। अगली हीट ऑफ एटोमाइजेशन, छोटा टर्म, ठीक है। अब फॉर्मेशन तो बड़ा हो जाएगा। अगला लिखेंगे आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तब प्रोसेस होती है एटोमाइजेशन। अब समझते हो एटम अकेला, तो आपको कैसे भी करके ना किसी भी कंपाउंड के एक मोल को कंप्लीटली कन्वर्ट करना है उसके गैसियस और न्यूट्रल एटम में। तो क्या बनेगी रिएक्शन? जैसे मान लो कोई आपसे बोले अमोनिया का एटोमाइजेशन, तो पहले आप इधर क्या लो? 1 मोल अमोनिया लो, तो ये हो गया NH3। और कन्वर्ट किस में करना है इसको? नाइट्रोजन। और कैसा होना चाहिए? गैसियस और न्यूट्रल। तो इससे क्या बनाना है अपने को? Ng। और साथ में क्या बनाना है आपको? 3H गैस वाले। और इसको बोलते हैं एटोमाइजेशन किसका? अमोनिया का। कोई आपसे बोले एटोमाइ सल्फर का, तो सल्फर H2SO4 का, तो H2SO4 होता है ऐसा। तो इसका हीट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनेगा आपको? 2H गैस, एक सल्फर गैस और साथ में क्या बनाना है? 4 ऑक्सीजन। कौन से वाले? गैस वाले। कोई आपसे बोले कि आपको एटोम करवाना है मीथेन का, तो मीथेन क्या होती है? CH4। तो किस में कन्वर्ट करना है? कार्बन गैस में। और साथ में कितने? 4 हाइड्रोजन भी। कौन से वाले? गैस वाले। आप ऐसा तोड़ दो, मान लो कि आपने पानी को तोड़ दिया किस में? 2H+ में और एक O-2 में, तो ये नहीं है एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या है? व्हेन अ 1 मोल कंपाउंड आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू देयर गैसियस और न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी कुछ याद रखना है डेफिनेशन कि कैसे किसको बोलेंगे एटोमाइजेशन। तो इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपने क्या बना दी? आयंस बना दी। क्या बनाना है? अगर आपको पानी का करवाना भी एटोमाइजेशन तो क्या बनाना पड़ेगा? कि H2O को तोड़ के 2H गैस वाला और एक O कौन सा वाला? गैस वाला। ये पानी का क्या है? एटोमाइजेशन। दूसरी बात, किसी का भी क्या करवाएंगे एटोमाइ, तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बिना बॉन्ड तोड़े ऐसा होगा क्या? और बॉन्ड का बनना कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो बॉन्ड का टूटना कैसा होगा? एंडोथर्मिक। तो ऑलवेज कैसी होगी? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। तो लिखना डेफिनेशन, व्हेन 1 मोल कंपाउंड, व्हेन 1 मोल कंपाउंड, when 1 mole compound are completely converted, when 1 mole compound are completely converted, when 1 mole compound are completely converted into their, are completely converted into their gaseous or neutral atom,
are completely converted into their gaseous or neutral atom are known as atomization, are known as atomization, are known as atomization. और दूसरी बात, it is always endothermic process, it is always endothermic process. और ये 4-5 एग्जाम्पल बना दिए, इसमें से 4 तो एटोमाइजेशन है, बस ये बीच वाला पानी वाला केस एटोमाइजेशन का नहीं है. इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमेशा हीट लगेगी आपको, कभी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना एंडोथर्मिक होता है. ये रिएक्शंस बनानी है अपने को आगे जाकर ना. और एटोमाइजेशन रिएक्शन देकर पूछे कौन सी है कौन सी नहीं है, तो एक मोल को तोड़ना है और तोड़ के बनाने क्या है, गैसियस और न्यूट्रल एटम. आप आयंस नहीं बना सकते और ना ही आप सॉलिड बना सकते हैं, आपको बनाने क्या है, गैसियस और न्यूट्रल एटम. ठीक है, इससे बस एक ही वैरायटी क्वेश्चन आएगा कि आपको देखो अलग अलग हीट ऑफ क्या देगा, एटोमाइजेशन, और इसकी हेल्प से आपको किसी का बॉन्ड एनर्जी निकालना है. तो सिंपल सी बात, अगर मैं आपको मीथेन का और इथेन का क्या दे दूं, एटोमाइजेशन, तो आपको वहां से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड एनर्जी फाइंड करना है. तो थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा, हुआ क्या होगा. तो देखो 2 लोग, एक तो आपके पास मीथेन है, ठीक हो गया. एक क्वेश्चन लिखना, इफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन फॉर CH4 and C2S6 are 400 and 800 are 400 and 800 kilocalorie respectively. If heat of atomization for CH4 and C2S6 are 400 and 800 kilocalorie respectively, then find out bond energy of ऐसा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन फाइंड आउट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, अब हुआ क्या होगा, एटोमाइजेशन किसका करवाना है, CH4 का. तो CH4 क्या रहा होगा, CH और किस में कन्वर्ट किया अपन ने इसको, कार्बन गैस में, और किस में, 4 हाइड्रोजन गैस में. और कितना डेल्टा एच लगा अपने को यहाँ पे, 400. तो क्या इस 400 ने एक CH का बॉन्ड तोड़ा, इस 400 ने कितने CH के बॉन्ड तोड़े, 4 बॉन्ड तोड़े. तो इससे आपको लग रहा है कि एक CH का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी हीट लगी होगी, 100. पर वही बात अगर C2S6 के लिए करवाएं तो C2S ऐसा होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. और इसके एटोमाइजेशन पे क्या मिलेगा आपको, 2 कार्बन गैस मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, 6 हाइड्रोजन गैस. और डेल्टा एच कितना दिया आपने को, 800. और यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, वहाँ कितने CH के बॉन्ड टूट रहे थे, 1 2 3 और कितने 4, और कितनी हीट लगी, 400. तो यहाँ से आपको आइडिया रिलेट करना है कि पर CH बॉन्ड कितना लगा होगा, 400/4 कितना लगा होगा, 100. पर यहाँ कितने CH के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे अपने को, 1 2 3 4 5 6. तो CH बॉन्ड तोड़ने में कितनी लग गई होगी, 600. पर लगी कितनी आपको, 800. तो ये 200 एक्स्ट्रा कहाँ लगी है, ये 200 से कौन सा बॉन्ड तोड़ा गया है, ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक किया गया. तो आपका आंसर कितना आएगा इसमें, तो इस 800 में से उस 600 को आप माइनस कर दे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 200. तो ऐसा बस रिलेट करना है मैथमेटिकली सोच सोच के कि मान लो उसमें सारे बॉन्ड तोड़े होंगे, तो 4 CH के बॉन्ड टूटे होंगे, तो कितनी हीट लगी, 400. तो एक CH के बॉन्ड के लिए कितनी लगी होगी, 100 लगी होगी. और C2S6 में दिख रहा है अपने को कितने CH के बॉन्ड है, 6 हैं. तो 6 के लिए 600 तो उसी में लग गया होगा. पर लग कितनी रही है अपने को, 800. तो बाकी 200 किसकी है, ये बाकी 200 उस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी. तो ये काम है किसका, एटोमाइजेशन का. तो ये छोटी हेडिंग है, ये खत्म हो गई. देखो मेन तो 4 ही है, एटोमाइज, एक था कंबंशन, एक अभी आप पढ़ेंगे कल फॉर्मेशन, एक आएगा न्यूट्रलाइजेशन, और एक आएगा बॉन्ड एनर्जी. ठीक है, बाकी है 16-17 डेफिनेशन, पर वो सब डेफिनेशन से लिखेंगे खत्म हो जाएगी, लिखेंगे खत्म हो जाएगी. बस ये पता करना है कि कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा
एक्सोथर्मिक और थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ कि किसका केमिकल रिएक्शन कैसा बनेगा, है ना, कि सबको आपको उनकी केमिकल रिएक्शंस बनानी है, ठीक है। अब एक और लिख लेंगे इस पे बेस्ड, अब आप लोग ट्राई कर लेंगे। दो लोगों की दे रहा हूँ, एक हाइड्राजीन होता है और एक होता है अमोनिया। तो अगर आपको अमोनिया की पता हो और हाइड्राजीन की पता हो तो क्या वहाँ से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकाल पाएंगे, ठीक। और स्ट्रक्चर बना दूँ अभी मैं, ताकि आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हाइड्राजीन दिखिएगा आपको, वैसे वहाँ अभी बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको बॉन्ड के टाइप दिखेंगे बाद में, कैसे क्या होते हैं अभी नहीं पता आपको, ठीक। लिखना एक और क्वेश्चन, इफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन, if heat of atomization, if heat of atomization, if heat of atomization for ammonia, है ना, NH3 for ammonia and hydrazine, for ammonia and hydrazine, और ये हाइड्राजीन है, ठीक, एंड हाइड्राजीन आर 450 and 900 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली, 450 and 900 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड आउट बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन 300, ठीक है। तो जाएगा सर, तो ऐसा बस रिलेट करना है, बाकी कुछ काम है नहीं इनका। तो दिख रहा होगा अमोनिया में कितने NH के बॉन्ड है, 3 है, और 3 को तोड़ने के लिए कितना लगा, 450। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना लगा होगा, 150। हाइड्रोजन में कितने NH के बॉन्ड हैं, 4 हैं, तो 150 150 150 150, तो 600 तो कहाँ चला गया NH के बॉन्ड ब्रेक करने में, पर लगा कितना अपने को 900। तो बाकी 300 किसका है, ये बाकी का 300 किसके लिए लगा, उस नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए। तो ऐसा कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही थोड़ा आपको पता करना है कि क्या है क्या नहीं है। उल्टा दे दे आपको, चलो उल्टे में तो फिर लेट क्या करोगे, छोड़ो।